साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, एथिका एजुटेक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आरएस पेपर थर्ड की थर्ड यूनिट लो आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने पहला अध्याय आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ आपको करा दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में मैं आपको आज स्वामित्व और कब्जे के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्वामित्व और कब्जे की जो अवधारणा है, ये हमारे संविधान से, कानून से काफी मायने रखती है और एक जागरूक नागरिक को भी स्वामित्व और कानून कब्जे के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको आज बताऊंगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, स्वामित्व की विशेषताएं क्या है, कब्जा कितने प्रकार का होता है। और जहां तक मैं लास्ट ईयर के प्रश्नों की बात करता हूं, तो लास्ट ईयर के प्रश्नों में 15 शब्दों वाले प्रश्न आए हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न आए हैं। जैसे मैं बात करूँ 2018 की कब्जे के दो तत्व पूछा गया है, स्वामित्व की परिभाषा 2018 में पूछी गई है, व्यक्ति के प्रकार आपके 2016 में पूछे गए हैं, और अधिकार के पूर्ण अधिकार और अपूर्ण अधिकार के बारे में 2021 में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ का जो पेपर है वो केवल 15 शब्दों में पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपसे 50 शब्दों में पूछा जा सकता है। तो आप हमारा पूरा वीडियो स्वामित्व और कब्जे का जरूर। हाँ जी, आज हम स्वामित्व और कब्जे कब्जे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, कानून में ओनरशिप और पोजीशन काफी मायने रखता है, और स्वामित्व और कब्जे के संबंध में मैं आपको आरएस मेंस देने वाले अभ्यर्थियों को पहले बता दूं कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामित्व क्या होता है, कब्जा क्या होता है, स्वामित्व के कितने प्रकार हैं, कब्जे के कितने प्रकार हैं, स्वामित्व की क्या विशेषताएं हैं, स्वामित्व और कब्जे में क्या अंतर है। ये बेसिक्स डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। गत वर्षों के प्रश्नों की हम पहले ही जान ले, ताकि आपको थोड़ा सा पहले से आप तैयार रहें कि एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी प्रकृति क्या रही है। अभी तक 2016, 18 और 21 तीन एग्जाम्स हुए हैं। तीन एग्जाम्स की हम बात करें तो 2018 में 21 में अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न था। आपके 2018 में कब्जे के दो तत्व पूछे गए हैं कि कब्जे के दो तत्व कौन से हैं। कब्जे के दो तत्व आपसे पूछा गया है, ये 2018 का प्रश्न है। दूसरा हम बात करें कि 2018 में ही स्वामित्व की परिभाषा सामंड के अनुसार दी गई है। स्वामित्व की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तीसरा इसमें आपसे पूछा गया है व्यक्ति के प्रकार। इसमें मतलब कुल मिलाकर 15-15 शब्दों के अभी तक स्वामित्व और कब्जे से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं। तो 2023 के एग्जाम्स में स्वामित्व और कब्जे से जुड़े हुए प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, और पहला प्रश्न यही होता है साथियों, इसलिए हमें इस पे अच्छी तरीके से फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ओनरशिप क्या होती है। तो ओनरशिप में हम बात करें स्वामित्व की हम बात करें तो स्वामी से जुड़ा हुआ, बेसिकली क्या है, स्वामित्व मतलब मालिक से जुड़ा हुआ, ये मालिकाना हक है। बेसिकली स्वामित्व क्या है, मालिकाना हक है, व्यक्ति का मालिकाना हक है। व्यक्ति का किसी वस्तु पर मालिकाना हक स्वामित्व कहलाता है। सामान्य परिभाषा यह है, स्वामित्व कहलाता है। ये एक परिभाषा में हमने रखा है। दूसरी हम बात करें कि स्वामित्व में या ओनरशिप में, अंग्रेजी में इसको ओनरशिप कहते हैं। तो परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं, परिभाषा व अर्थ की बात कर रहे हैं, इसको देखना है। तो परिभाषा और अर्थ में हम बात करें कि दूसरी परिभाषा में हम जाएं तो दूसरी परिभाषा में हम बात करते हैं तो दूसरी परिभाषा ये कहती है कि स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति, जिसको स्वामित्व मिल जाता है, तो किसी भी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना, ये सामंड ने भी यही परिभाषा दी है। तो हम जो 2018 में जो प्रश्न था, उस प्रश्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामंड के अनुसार किसी भी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना ही स्वामित्व कहलाता है। दूसरा हम बात करें कि जिसको स्वामित्व मिल जाता है, जिसको ओनरशिप मिल जाता है, वो उस वस्तु को बेचने और उस वस्तु में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। मतलब हम राइट्स की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति में
किसी वस्तु में यदि स्वामित्व प्राप्त है तो व्यक्ति को उसे बेचने तथा उसके रूप में परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। उसके रूप में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये एक दूसरा रूप इसमें आता है। तीसरा हम बात करें कि स्वामित्व क्या है, एक प्रोसेस है। स्वामित्व ऐसी प्रक्रिया है जो कब्जाधारी को कानूनी बाध्यताओं का पालन करते हुए संपत्ति के उपयोग तथा उपभोग कराता है। तो मतलब कुल मिलाकर ये कानूनी बाध्यताएं कौन सी है, जो भी ओब्लिगेटरी है उसके लिए, उसका वो पालन कराता है। तो बेसिकली स्वामित्व की परिभाषा में ये चीजें आती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया कि स्वामित्व क्या है, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार, और जब उसे यह अधिकार मिलता है तो उसको बेचने और परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। यह स्वामित्व क्या होता है आपका, कई प्रकार का हो सकता है साथियों। स्वामित्व के प्रकारों की हम बात करें, यहाँ पे हम प्रकारों की बात करने जा रहे हैं। तो प्रकारों में हम बात करें, प्रकार में सबसे पहला है मूर्त स्वामित्व। दूसरा हम बात करें अमूर्त स्वामित्व की। अब जब मूर्त स्वामित्व की आती है तो मूर्त में चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों आती है। चल संपत्ति में आप जानते होंगे कि गाड़ी, घोड़े, नकदी, ये आपके सोना, ये आपकी चल संपत्ति में आता है, और जिसको हम आसानी से ले जा सके, मूवेबल कहलाता है। और अचल संपत्ति में आपका क्या आता है, अचल संपत्ति में आपकी जमीन आती है, आपका भवन आता है, आपकी मशीनरी और उपकरण आते हैं। यदि इन पर आपका पूर्ण कब्जा है तो ये मूर्त स्वामित्व होता है। जबकि अमूर्त स्वामित्व में आपके बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए अधिकार आते हैं। बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकार इसमें आते हैं। बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों में हम बात करें, जैसे कॉपीराइट है आपका पेटेंट है, आपका डिजाइन है, आपका ट्रेडमार्क है। ये सारे के सारे आपकी बौद्धिक संपदा में आते हैं। ये हमारी बुद्धि से जुड़े होते हैं, हमारे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, जिन पर हमारा स्वामित्व बनता है, हमारा अधिकार बनता है। ये सारी बातें हैं। तो ये बातें हमने आपको बताई। इसमें एकल और बहुल स्वामित्व वाली वस्तुएं भी हो सकती है। दूसरे प्रकार में हम जाने कि दूसरे प्रकार में ये एकल स्वामित्व और बहुल या सहस्वामित्व। एकल में तो जैसे प्रोप्राइटर के रूप में हो सकता है ना, और बहुल में हम जाने तो ये पार्टनरशिप के रूप में, HUF के रूप में, कंपनी के रूप में, किसी भी रूप में स्वामित्व हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको स्वामित्व की बात करने जा रहा था। स्वामित्व बेसिकली आपने जाना कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर यदि उसका पूर्ण अधिकार है, जिसको वह परिवर्तित कर सकता है, बेच सकता है, उपभोग कर सकता है, वो व्यक्ति को क्या मिल जाता है, स्वामित्व मिल जाता है। और स्वामित्व मिलने से उसको यदि उपभोग भी करेगा तो कुछ लीगल लाइबिलिटीज का उसको पालन करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि जो स्वामित्व की जो अवधारणा आई है, स्वामित्व की अवधारणा के लिए दो प्रकार की अवधारणा है साथियों। एक हम बात करें कि रोमन विधि है, इसमें जस्टिनियन कोड, और एक आंग्ल विधि है। जब इस दुनिया में
यूँ कहें कि हम्मुराबी कोड था, या फिर यूँ कहें कन्फ्यूशियस का ज़माना था, या फिर हम कहें कि जो सोफिस्टिक विचारधारा यूनान में चल रही थी, तब ये बातें चली कि जब पॉलिटिकल साइंस पॉलिस था और नगरीय शासन व्यवस्था चला करती थी, यदि हम पॉलिटिकल साइंस में देखें, तब ये बातें आई कि भाई स्वामित्व किसका हो, यदि कोई वस्तु है उसका वस्तु पर किस प्रकार से हम ओनरशिप लाएं। तो जिस समय रोमन विधि चला करती थी, तो रोमन विधि की हम बात करें कि कानून नियमों पर आधारित थी, इसलिए जिस नियम को जहां लागू होना होता है वहां लागू होंगे, अर्थात में है। रोमन विधि बेसिकली एक रिजिड मेथड था, जस्टिनियन कोड जिसे हमने कहा। दूसरा ये जो कानून था ये परंपरा और मिसाल पर आधारित था। आंग्ल बेसिकली ब्रिटिश विधि है साथी, है ब्रिटिश विधि है। तो ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटिश विधि है ये। तो इसमें क्या होता है, जो परंपरा से जो चल रहा था उसमें यदि थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है तो ये चीजें आ गई। तो आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है कि भाई रोमन और आंग्ल विधि में क्या अंतर है। दूसरा है इसमें स्वामित्व को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता था, स्वामित्व को, और इसमें क्या होता है एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। हमने बेसिकली इंडिया ने आंग्ल मेथड को अपनाया है, जिसमें लीज पर दिया जाता है। आपने सुना होगा लीज पर देना। यदि कोई जमीन आप खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं तो पट्टा लेते हैं, तो पट्टा 99 ईयर्स के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है, 20 साल के लिए दिया जाता है। तो ये एक निश्चित अवधि है। लेकिन रोमन विधि में क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को मालिकाना हक मिल गया तो वो आजीवन उसी का ही होता है, तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। और रोमन विधि पहली विधि मानी जाती है हमारे पूरे विश्व के कानूनों में, और ये मूल विधि है, और इसी विधि का अनुकरण दूसरे लोगों ने किया है, इसलिए आंग्ल विधि को इसका डेरिवेटिव्स मान सकते हैं, उत्पन्न मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि रोमन विधि और आंग्ल विधि में बेसिक डिफरेंस क्या है। जहां रोमन विधि में स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार को बताता है, जबकि आंग्ल विधि में वो आंशिक अधिकार या सरकार का अधिकार होता है, एक निश्चित समय के लिए उसको प्रदान किया जाता है। तो आपसे ये सवाल यदि एग्जाम से पूछे तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, इसको बिल्कुल सरलता से लीजिए और ये सोचिए कि यदि हम प्रशासन में जाएंगे तो हमें इन चीजों का ही पालना करना पड़ेगा। जैसे हम सामंड ने एक बात कही है कि किसी भौतिक वस्तु का स्वामित्व ऐसे अवशिष्ट उपयोग का अधिकार है जिसमें अन्य व्यक्तियों के विलंघन, इनक्यूबरेंस की बात हो रही है, निहित होगा। इनक्यूबरेंस का मतलब ये होता है कि न तो उसको स्वामित्व निर्बंधित न होकर सरकार द्वारा बंधित या नियंत्रित होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आंग्ल मेथड में सरकार क्या कर रखा है, सरकार ने स्वामित्व को नियंत्रित कर रखा है, रेगुलेट कर रखा है, एक निश्चित समय के लिए देती है। जैसे हम बात करें किसी जमीन की, किसी भवन की, तो सरकार एक लीज पर देती है, वो लीज 99 ईयर्स होती है। और यदि सरकार चाहे तो आपके को जो स्वामित्व मिला हुआ है स्वामित्व से भी वापस वंचित कर सकती है। जैसे सरकार द्वारा देश हित में या जनहित में भू अधिग्रहण करना, लैंड एक्विजिशन करती है, सड़क बनाने हो, रेल बनाने हो, ऐसे समय, और संपत्ति के अवैध उपयोग पर रोक लगा देना। यदि उनको लगता है कि ये आपका अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से आपने संपत्ति का अर्जन किया है, तो रोक लगा सकती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब स्वामित्व और कब्जे में भेद करने से पहले हमें स्वामित्व की विशेषताओं को बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं स्वामित्व पर चलूंगा, फिर कब्जे के बारे में बात करूंगा, फिर स्वामित्व और कब्जे में भेद बताएंगे। तो स्वामित्व की विशेषताओं की हम बात करें साथियों, एलिमेंट्स ऑफ, आपसे ये 50 शब्दों में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको सीधा से बताना है कि कानून की धारणा में स्वामित्व की विशेषताएं निम्नांकित है। आपको इंट्रो तो ये बनाना है। हमारा क्या होता है कि बच्चे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 में आ जाते हैं, वो नहीं जानना। ये एग्जाम्स आपका एक्सप्रेशन का एग्जाम्स है, इसलिए आपको बताना है कि कानून की अवधारणा में स्वामित्व की विशेषताएं निम्नांकित है। 2 बिंदु डैश, डेस्क्रिप्टिव चिन्ह आपने लगा दिया। इसमें कहना है आपको कि सभी चल और अचल संपत्तियां प्रकृति की है, न कि विधिक व्यक्ति की। तो पहली विशेषता तो ये होती है कि कोई जो पर्सन होता है, लीगल पर्सन, उसकी कोई संपत्ति नहीं होती, ये सब प्रकृति की देन होती है, मतलब साझा संपत्ति होती है। ये स्वामित्व पूर्ण अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा है कि स्वामित्व पूर्ण अधिकार नहीं होता क्योंकि इसमें कई शर्तें होती है। ये विशेषता जो है हमारी बेसिकली आंग्ल मेथड से बनाई गई है कि रोमन विधि में तो स्वामित्व पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन आंग्ल मेथड में उसमें कई
शर्तें लगी होती है, कई बाधाएं होती है। जैसे 99 ईयर्स के लिए दिया जाना एक सबसे बड़ी बाधा है या इसकी शर्त है। तीसरी हम विशेषता की बात करें कि एक संपत्ति या भूमि का उपयोग गलत कार्यों के लिए नहीं कर सकते। यदि हम हमारे पास स्वामित्व है और स्वामित्व में यदि कोई भूमि है, मान लीजिए भूमि का हम गलत कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो सरकार उसको स्थानांतरित कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार कभी कभार गलत तरीके से लोग पैसे कमा लेते हैं, तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला देते हैं, तो बुलडोजर न्याय दे देती है कभी कभार। तो ये चीजें यहाँ आ सकती है। संपत्ति का स्थानांतरण कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कराया जा सकता है। चौथी विशेषता यह है, कंपनी वो संपत्ति जो होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, उसका ट्रांसफर जो कराना होता है वो लीगल प्रोसेस के तहत ही होता है, बिना उसके नहीं होता। आप यदि अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आपको जिसको आप बेच रहे हैं तो बेचाननामा लिखना पड़ेगा, सेल डीड लिखनी पड़ेगी। सेल डीड लिखने पर ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है। संपत्ति का अधिकार किसी अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसका एक उदाहरण से समझाऊं कि जब आप वो लेने एफिडेविट्स पे कोई हस्ताक्षर करते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि मैं पूर्ण होशो आवास के साथ मैं वो कर रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ कि मैं ये संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ शारीरिक और मानसिक रूप से। इस तरीके की बातें लिखी जाती है। वह संपत्ति जो स्वयं के द्वारा अर्जित की गई हो उसके लिए ही वसीयत लिखी जा सकती है। इसमें एक ये बात है कि दो चीजें आती है। ये पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पिता से जुड़ी हुई संपत्तियों को प्राप्त करता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, तो वो वसीयत नहीं लिख सकता। यदि वो खुद ने एक्वायर की है, खुद ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो उस पर वसीयत यानी विल लिख सकता है। ये विल एट विल नॉट विल, जब यदि उसमें लोन के लिए जाती है तो एट विल नॉट विल एट विल हो सकता है। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं स्वामित्व की विशेषताओं की। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पूछा जाए कि स्वामित्व की विशेषताएं क्या हैं, तो स्वामित्व की विशेषताएं कम से कम 3 आपको बतानी चाहिए, तभी एग्जामिनर्स आपको 3 में से 3 नंबर दे सकता है। यदि आपने शॉर्ट इंट्रो लिखा है ऐसे मामलों में और 1 2 3 4 आपने लिख दिया, तो एग्जामिनर को यदि सही ढंग से प्रेजेंटेशन दिए तो आपको 3 या 3.5 नंबर 5 में से वो दे सकता है। तीसरा हम बात करें स्वामित्व के प्रकार के। ये स्वामित्व का प्रकार है जो ये 2 प्रकार का स्वामित्व होता है। हम यहाँ बात करें स्वामित्व के प्रकार के। स्वामित्व में एक तो मूर्त और अमूर्त स्वामित्व होता है। जैसे हमने अभी को बताया कि यदि किसी भौतिक वस्तु मतलब जो दिखाई देती हो, मूर्त मतलब विजिबल, या मूर्त को क्या कहेंगे साथियों, विजिबल कहेंगे। विजिबल, इसको विजिबल कहेंगे और इसको नॉन विजिबल कहेंगे। जो दिखाई देती हो और जो नहीं दिखाई देती हो। तो विजिबल का मतलब होता है भौतिक वस्तु विजिबल होती है, भूमि विजिबल होती है, इनका उपयोग और उपभोग का अधिकार मूर्त स्वामित्व कहलाता है। जैसे चल अचल संपत्ति, मैंने चल और अचल संपत्ति का भी आगे चल के बाइफरकेट किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि चल संपत्ति कौन सी हुई, गाड़ी घोड़े नकदी सोना, जिनको आसानी से भुनाया जा सके, जिन्हें आसानी से एनकैश किया जा सके, वो चल संपत्ति होती है। और अचल संपत्ति मतलब इमूवेबल संपत्ति, इसको बोलेंगे इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे आपके अचल संपत्ति में आते हैं। तो ये आपके मूर्त संपत्ति में आता है। आपसे पूछा जा सकता है 15 शब्दों में मूर्त संपत्ति क्या होती है। भौतिक वस्तु जो दिखाई नहीं देती, जो हमारे मानसिक स्कीमा में होती है, हमारे स्कीमा में बनी होती है, वो अमूर्त वस्तुएं होती है। मेंटल अधिकार है हमारा, मेंटल राइट्स हैं। जैसे बौद्धिक संपदा, आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिमाग से आती है साथियों, और जो भी दिमागी प्रक्रिया से आप कामकाज करते हैं वो सारा का सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में है। जैसे मैं ये कामकाज कर रहा हूँ और कामकाज करने के बाद में ये जो मेरे नोट्स हैं, नोट्स की जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, जिस तरीके से मैंने इसका प्रेजेंटेशन किया है, ये मेरी कॉपीराइट्स है। यदि कोई इसका उल्लंघन मतलब कॉपी करता है तो मैं उसके विरुद्ध दावा ठोक सकता हूँ कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत। ये साथियों हमने खुद ने
पर्सनली उसमें बैठ के बड़ी मेहनत से बनाया है ये नोट्स। और ये नोट्स एक तरीके से हमारे कॉपीराइट्स हैं, और ये जो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन हमारी खुद की है, इसलिए इस पे ओरिजिनलिटी होने के नाते, मौलिकता होने के नाते इन पर हमारा अधिकार बनता है। ये अमूर्त संपत्ति है, तो इस स्वामित्व ये हमारा अमूर्त हो गया। अब हम बात करते हैं एकल स्वामित्व और सह अस्तित्व के, सह स्वामित्व के। इसमें बेसिकली सिंगल ओनरशिप है ये, और को ओनरशिप है, इसको बोलते हैं को ओनरशिप या प्लूरल ओनरशिप कहते हैं। जब हम बात करें किसी व्यक्ति पर, यदि एक व्यक्ति का मालिकाना हक है, मान लो एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के हाथों में हो, तो उसे एकल स्वामित्व कहते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई प्रोपराइटर है, तो प्रोपराइटर एक व्यक्ति होता है। जब एक से अधिक व्यक्तियों में होता है तो वो सह स्वामित्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सह स्वामित्व कहलाता है। जैसे कंपनी हुआ, HUF हुआ, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत। जैसे हम बात करें कि इसमें पार्टनरशिप एक्ट हुआ, पार्टनरशिप हुआ हमारा। हम बात करें इसमें आपके LLP हुआ, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, जो 2008 का एक्ट है उसके अंतर्गत हुआ। इस तरीके की बातें आपके इसमें आती है। आपका कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हुआ, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हुआ, ये सारी की सारी इसमें आती है। इसके अलावा अबाधित, अबाधित मतलब जिसको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। सीमित मतलब लिमिटेड होती है। सम्मिश्रित ओनरशिप भी होती है। विधिक और वस्तुतः स्वामित्व पाए जाते हैं। विधिक मतलब डीजोर, और एक होता है डिफेक्टो, डिफेक्टो ओनरशिप भी पाई जाती है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि डीजोर का मतलब होता है कानूनी रूप से जिस व्यक्ति में क्या हो, पूर्ण नियंत्रण हो। और डिफेक्टो का मतलब क्या होता है? जिसने कब्जा करके ओनरशिप हासिल किया हो, डिफेक्टो कहलाता है। ये डीजोर और डिफेक्टो आपसे पूछा जा सकता है कि विधिक और वस्तुतः स्वामित्व क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने जाना कि स्वामित्व में 3 बातों को हम जाने हैं। पहले तो हमने आपको बताया स्वामित्व का अर्थ और परिभाषा क्या है। दूसरा हमने बताया कि स्वामित्व की विशेषताएं क्या है। तीसरा हमने जाना कि स्वामित्व के प्रकार क्या है। अब हम कब्जे की बात करते हैं साथियों। जो कब्जा है, इस कब्जे में हम बात करें तो कब्जा क्या होता है? किसी भी वस्तु पर शारीरिक या भौतिक व मानसिक एनिमस नियंत्रण कब्जा कहलाता है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि यदि किसी वस्तु पर शारीरिक मतलब फिजिकली, कॉर्पस और एनिमस यदि नियंत्रण है तो क्या कहलाता है? कब्जा कहलाता है। दीर्घकालीन कब्जा चिरभोग मतलब लंबे समय तक स्वामित्व का निर्माण करता है। ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं कि स्वामित्व तो क्या होता है? झूठा, और कब्जा सच्चा। कब्जा सच्चा, जिस व्यक्ति जो लगातार 10 साल 20 साल तक कोई उपयोग कर रहा है किसी संपत्ति को, तो वो अपने आप ही स्वामित्व का निर्माण कर लेता है। वो गवाहों के माध्यम से सरकार को प्रस्तुत कर देता है कि साहब मैं इसका वास्तविक स्वामी हूँ, इसलिए ये मेरे यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसी स्थितियां हो जाती है कि भाई स्वामित्व पट्टा पट्टा झूठा, स्वामित्व कब्जा सच्चा, इस तरीके की बातें, इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी। सामंत ने भी इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति और वस्तु के मध्य नियमित और वास्तविक संबंध कब्जा कहलाता है। कुल मिलाकर ये बात ये कहना चाहता है कि सामंत ये कहता है कि यदि कोई वस्तु है और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो डिफेक्टो पोजेशन कहलाता है वो। जैसे पोलक कहता है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण कब्जा कहलाता है। आपने वह देखा होगा किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण स्वामित्व कहलाता है, और भौतिक नियंत्रण कब्जा कहलाता है। तो हम सबसे पहले हम बात करें कि भौतिक तत्व क्या होते हैं, कॉर्पस पोजेशन क्या होता है, इस बात की हम बात करें। इसका मतलब तो भौतिक का है। भौतिक मतलब फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी, बेसिकली ये फिजिकल बॉडी है आपकी। अब फिजिकल बॉडी में क्या होता है? किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का एकल नियंत्रण भौतिक कब्जा कहलाता है। अर्थात एकल नियंत्रण होने से दूसरे व्यक्तियों को कब्जे से वंचित किया जा सकता है। मतलब कोई एक व्यक्ति के पास में कब्जा है तो एकल नियंत्रण हो गया। तो हम बात करते हैं दूसरा एनिमस पोजीशन की। एनिमस पोजीशन में आप देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ है धारणाशय। धारणा होता है रिटेन, रिटेन मतलब मस्तिष्क में धारणा करना। कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा होने पर अन्य व्यक्तियों को कब्जे से हटाना मानसिक कब्जा कहलाता है। यदि
कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि भाई मैं इस पे कब्जा करूं, मन में उसने धारण कर लिया, तो वो मानसिक कब्जा कहलाई। इसकी विशेषताएं भी है कब्जे से। सेवेनी की विचारधारा, सेवेनी की विचारधारा को हम देखेंगे कि जब किसी वस्तु या भूमि पर किसी व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो कब्जा भी उसी व्यक्ति का माना जाता है। लेकिन कब्जे के लिए केवल बौद्धिक नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं होता, उस पर भौतिक नियंत्रण भी जरूरी होता है। तो सेवेनी का मतलब यही है, सेवेनी ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर, किसी भूमि पर, भवन पर, मशीनरी पर यदि हम बौद्धिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, शारीरिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तो कब्जा उस व्यक्ति का मान लिया जाता है। अब दूसरा हम बात करें कांटियन विचारधारा, इमानुएल कांट की विचारधारा है, जिसमें कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी वस्तु या संपत्ति के लिए इच्छाएं पाई जाती है और कब्जे के रूप में व्यक्ति अपनी उसी इच्छा की पूर्ति करता है। अर्थात स्वामित्व के लिए इच्छा होना जरूरी है। वो तो यूं कह देता है कि यदि इच्छा है तो उसका कब्जा है। तो इच्छा प्रबल है इसमें। अब होलैंड की बात करें हम, होलैंड में, होलैंड ये कहता है कि कब्जा वहां तक ठीक है जहां तक समाज में उसकी वजह से कोई अव्यवस्था या अराजकता उत्पन्न नहीं हो, अर्थात सामाजिक शांति और व्यवस्था उसकी पूर्व शर्त है। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि कब्जा होलैंड के अनुसार क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और वो आसानी से भौतिक नियंत्रण स्थापित कर ले। हियरिंग क्या कहता है? हियरिंग कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति या भूमि का उपयोग या उपभोग जब तक कर रहा है तब तक संपत्ति या भूमि पर उस व्यक्ति का कब्जा माना जाएगा, कि जब तक वो करता है तब तक उसका कब्जा माना जाएगा और जब वो अट जाता है तो उसका कब्जा समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमने इन विचारधाराओं के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि कब्जा भौतिक और मानसिक नियंत्रण होने पर, किसी वस्तु की इच्छा होने पर उस समाज में शांति व्यवस्था बने रहने तक बना रहता है। तो साथियों देखिए कि हमने जो चार विचारधाराओं को एक वाक्य में बदल दिया है। ये एक वाक्य में बदलना आपको आना चाहिए। यदि आप एक वाक्य में बदल सकते हैं तो आप आरएस बनने ही योग्य हैं, आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी मौलिक शब्द शक्ति डेवलप करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कब्जे के प्रकार की। कब्जे का प्रकार दो प्रकार का है ये भी, एक तो कॉर्पोरियल है और एक इनकॉर्पोरियल पोजीशन है। तो मूर्त और अमूर्त कब्जा, वही बात, इनविजिबल, विजिबल और इनविजिबल, ऐसे कब्जे साफ साफ दिखाई देते हो, कॉर्पोरियल कब्जे कहलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि साहब कॉर्पोरियल पोजीशन क्या है, कॉर्पोरियल पोजीशन क्या है? कॉर्पोरियल पोजीशन का मतलब जो दिखाई देते हो, जैसे भूमि दिखाई देती है हमें, भवन दिखाई देता है, मशीनरी दिखाई देती है, उपकरण हमें दिखाई देते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाए? मूर्त कब्जे कहलाए। दूसरा हम बात करें कि भौतिक कब्जे को छोड़कर बाकी सभी अमूर्त कब्जे कहलाते हैं, जैसे किसी दूसरे की भूमि से जाने का अधिकार, मार्गाधिकार। आप इसमें बात करें अवलंब का अधिकार, खड़े रहने का अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार। इनकॉर्पोरियल में क्या आएगा साथियों? इनकॉर्पोरियल में आएगा आपका एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, एक आपका रोड साइड राइट्स हो गया, है ना, एक आपका राइट टू स्टैंड हो गया, आप किसी भी भूमि पर खड़े हो सकते हैं। तो ये इनकॉर्पोरियल हो गए। जैसे मान लो आप, मैं कहीं भी सड़क पे, सार्वजनिक सड़क पे जा रहा हूँ या किसी की जमीन पे जा रहा हूँ, तो ये रोड साइड राइट्स कहलाते हैं आपके। आप कहीं खड़े हो सकते हैं तो ये आपके हैं। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपकी है तो ये आपके हैं। तो दूसरे हम बात करते हैं समवर्ती कब्जा, कनकरेंट कब्जे की बात हो रही है। जब किसी संपत्ति या भूमि पर एक से अधिक व्यक्तियों ने दावे किए हो और उसका निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस एक साथ किया जाता है तो ये समवर्ती कब्जा कहलाता है। ये दो परिस्थितियों में हो सकता है साथियों। समवर्ती का मतलब होता है कि यदि एक ही संपत्ति है, उस पर एक से ज्यादा व्यक्ति अपना अधिकार जमा रहे हो और सरकार का कोई निर्णय आए या न्यायपालिका का कोई निर्णय आए तो दोनों को परफॉर्मेंस लीज डीड परफॉर्म कर दी जाती है। तो ये दो परिस्थितियों में हो सकता है, एक तो सहस्वामित्व का आधिपत्य होना, है ना, सहस्वामित्व का मतलब जो साथ साथ चल रहे हो, एक ही भौतिक वस्तु के संबंध में मूर्त अमूर्त कब्जे का सत सत पाया जाना। जैसे हम एक उदाहरण से बताएं आपको, जैसे गिरवी वस्तु पर गिरवीदार और गिरवीकर्ता दोनों में क्रम से वास्तविक और मध्यवर्ती कब्जा पाया जाता है। जैसे मान लो गिरवी रखने वाला व्यक्ति का तो वो उस समय वास्तविक कब्जा होता है, डी फैक्टो पोजीशंस कह सकते हैं इसको, है ना, और मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएटरी,
जब तक उसके यहाँ वस्तु गिरवी रखी हुई है तब तक का पोजीशन इंटरमीडिएटरी पोजीशन कहलाता है। इन बात की हम बात करते हैं। तीसरा हमारे इसमें बता रखा है कि समसामयिक या तत्कालिक या मध्यवर्ती कब्जा। इमीडिएट कब्जे की बात हो रही है, इमीडिएट कब्जे की बात हो रही है। ऐसा कब्जा साथियों, ऐसा कब्जा जो व्यक्ति किसी अन्य, सबसे पहले तो हम तात्कालिक की बात करें, इमीडिएट कब्जे की बात है। ऐसा कब्जा जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से खुद अर्जित करता है उसे तात्कालिक कब्जा कहता है। मतलब यदि खुद अर्जित करता है, स्वयं द्वारा अर्जित, तो क्या हुआ, इमीडिएट कब्जा हो गया। और दूसरा इसमें क्या है, ऐसा कब्जा जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अर्जित करता है, अन्य व्यक्ति के माध्यम से, जैसे पैतृक संपत्ति हो गई, अन्य व्यक्ति के माध्यम से अर्जित करता है तो मध्यवर्ती, जैसे नौकर से कोई सामान मंगाना, ये आपका क्या होगा, मध्यवर्ती कब्जा हो गया। तीसरा हम बात करें सृजनात्मक या संरचनात्मक या प्रतीकात्मक कब्जे की, कंस्ट्रक्शंस पोजीशंस की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशंस की बात हो रही है। किसी संपत्ति या वस्तु पर बिना किसी वास्तविक नियंत्रण के उसे प्रतिधारित करना, रिटेन करना या उसे रखने की इच्छा रखना संरचनात्मक कब्जा कहलाता है। जैसे कमरे का ताला लगाकर हम क्या गए, उसकी चाबी किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दी जाए तो कमरे में रखी हुई सभी वस्तुओं पर उस व्यक्ति का प्रतीकात्मक अधिकार होगा। मतलब प्रतीकात्मक टोकन राइट्स से, टोकन पोजीशंस हो जाएगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारा परिचित है, उस परिचित को हम लॉक लगाकर चाबी दे जाते हैं तो उस पर रिटेन हो जाता है सभी प्रकार का, ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं प्रतिकूल कब्जे के साथियों। ये प्रतिकूल मतलब एडवर्स पोजीशंस कहलाता है। आपने सुना होगा लॉ में ये कई प्रकार की परिभाषाएं हैं जिनको हमें जानना है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ध्यान करके सुनिएगा, कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से मुख्तियारनामा आपने सुना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी भूमि या संपत्ति पर कब्जा करता है मुख्तियारनामा के माध्यम से, लेकिन बाद में स्वयं को उस भूमि का वास्तविक मालिक बताते हुए उस पर अपना स्वामित्व जताता है, तो इस प्रकार अतिया कर लिया गया कब्जा प्रतिकूल कब्जा कहलाता है। बेसिकली इस कब्जे में हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे क्या होता है, कभी कभार कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए जिसको जमीन बेचनी होती है वो पावर ऑफ अटर्नी लिखा लेता है। जैसे मान लो शहरों में काफी मात्रा में ये नाम सुना होगा कि जैसे मान लो मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग का कामकाज करने वाले लोग एडवर्स पोजीशन लेते हैं कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम करा देते हैं। नाम कराने के बाद टैक्सेशन से बचने के लिए फिर उसके बाद में जिसको बेचना होता है उसको बेच दे देते हैं। तो इस प्रकार का ये जो कब्जा है वो एडवर्स पोजीशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं डी फैक्टो एंड डी जोर कब्जे की। डी जोर कब्जे के, जब वस्तु खुद, जब व्यक्ति जब वस्तु को खुद धारण किया जाए या उस पर भौतिक नियंत्रण हो तो तथ्यतः कब्जा कहलाता है। मतलब खुद के द्वारा, जिसमें व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण तो नहीं होता लेकिन वस्तु पर कब्जे का आशय बना रहता है। कब्जे का क्या बना रहता है, आशय बना रहता है, तो उसे विधित कब्जा कहते हैं। ये बातें हो गई। अब हम कब्जे की विशेषताओं की बात करेंगे। हमने कब्जों के प्रकार पढ़े साथियों, हमने कब्जा का अर्थ पढ़ा। अर्थ पढ़ने के बाद हम कब्जे की विशेषताएं बता रहे हैं, करेक्टर्स बता रहे हैं। इन करेक्टर्स में बात करना है। सबसे पहली विशेषता है, आपको लिखना है, कानून की धारणा में कब्जे की विशेषताएं निम्नांकित होती है। कब्जे की विशेषताएं ये हैं। तो सबसे पहला है कि स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कब्जा, मतलब जिसको ओनरशिप है उसका एविडेंस है ये। और कब्जे को कानून का नवांक कहा जाता है, कानून का नवा अंक कहा जाता है, क्योंकि कब्जाधारी के मालिक होने की अवधारणा मान ली जाती है। इसे अन्यथा सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कब्जाधारी में शामिल है। तो जो कब्जाधारी में स्वामित्व को चुनौती देता है। कब्जा शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है, दूसरा ही बता दिया। तीसरा आपने बताया कि कब्जा जो है, आपने ये जाना कि कब्जा जो है, कब्जे का संरक्षक आवश्यक है अपकृत्य के निवारण हेतु। मतलब कोई गलत कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करता है तो उसे अत्याचार कहा जाता है। तो कुल मिलाकर तीन परिभाषाओं को हमने जाना है कि कब्जा साक्ष्य का बताता है, कब्जा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहायक है, कब्जा अपकृत्य निवारण में सहायक है। तो कुल मिलाकर आप यदि ऐसी परिभाषाएं देते हैं
तो हमने 3 बातें जानी है साहब इसमें। पहले तो हम बात करते हैं स्वामित्व के, दूसरा हम बात करते हैं कब्जे की। तो स्वामित्व में हमने जाना अर्थ व परिभाषा क्या है, दूसरा हमने स्वामित्व में जाना इसके प्रकार क्या हैं, हमने स्वामित्व में जाना इसकी विशेषताएं क्या हैं, और ऐसे ही हमने कब्जे का भी अर्थ और परिभाषा जान लिया, प्रकार जान लिया, विशेषताओं के बारे में हम बात कर लिए हैं। तो ये बातें हुई है। लेकिन अब एक प्रश्न ये आता है साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि स्वामित्व और विशेष कब्जे में क्या अंतर है, ओनरशिप में क्या अंतर है, और पोजीशन में क्या अंतर है। तो ये चीजें आपको इस प्रकार से देनी होगी कि आपको लिखना पड़ेगा कि कानून की धारणा में स्वामित्व और कब्जे में निम्नांकित भेद पाए जाते हैं। जो नंबर 1 लिखोगे आप स्वामित्व में लिखोगे, किसी वस्तु में किसी व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण अधिकार क्या कहलाता है, स्वामित्व कहलाता है। एक परिभाषा ये हो गई, स्वामित्व कहलाता है। दूसरा हमने जाना किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण क्या कहलाता है, कब्जा कहलाता है। आपको इस तरीके से अंडरलाइन करके वहां बताना पड़ेगा साथियों। नंबर 2 आपको लिखना पड़ेगा, इसमें मालिक और संपत्ति के मध्य, इसमें मालिक और वस्तु के मध्य, मालिक और संपत्ति, कुछ कानूनी शब्दों का ही रूप लिखे हम, संपत्ति के मध्य विधित संबंध पाया जाता है। विधित मतलब कानूनी संबंध पाया जाता है, डिजोर संबंध होता है, विधित संबंध पाया जाता है। और इसमें क्या होगा साथियों, इसमें मालिक और संपत्ति के मध्य, बताइए, मालिक और संपत्ति के मध्य डिफैक्टो मतलब वस्तुतः संबंध पाया जाता है। वस्तुतः मतलब डिफैक्टो संबंध पाया जाता है। डिफैक्टो ऐसे अंडरलाइन करना, संबंध होता है। तीसरा हम क्या लिखेंगे इसमें, तीसरा हम लिखेंगे कि स्वामित्व प्राप्त वस्तु को व्यक्ति बेच सकता है, उपभोग कर सकता। स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति संपत्ति को बेचने और उसका रूप परिवर्तन का अधिकार रखता है, रूप परिवर्तन का अधिकार रखता है, बेचने और रूप परिवर्तन का। और इसमें आप क्या लिखेंगे, कब्जा प्राप्त व्यक्ति निवास कर सकता है, मतलब रह सकता है, उपभोग कर सकता है संपत्ति का। कब्जा प्राप्त व्यक्ति संपत्ति में निवास कर सकता है, उपभोग कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को स्थानांतरित या सबलेट नहीं कर सकता, किसी दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं रखता, कर सकता। तो ये बातें यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमें बात करें, इसमें बात हमने रोमन विधि, स्वामित्व में रोमन विधि और आंग्ल विधि में भी हमने अंतर बताया है। इसको आप कर लीजिए, और आपको ये नोट्स हमारे कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और सही ढंग से आप तैयार कीजिएगा। मैं आपको एक एक टॉपिक्स पे बिल्कुल डिटेल्स में आगे बताऊंगा। धन्यवाद।